हेलो दोस्तों, क्या आप भी केदारकंठा जाने की प्लानिंग कर रहे हो? तो ये वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे ट्रैक की पूरी जानकारी, ट्रिप की कॉस्ट कितने आने वाली है, क्या क्या साथ लेके जाना है, पूरी आइटिनरी और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अपने केदारकंठा ट्रैक में एक्सपीरियंस की हैं, जिनमें से कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके A to Z सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो चलिए केदारकंठा डिटेल्ड गाइड स्टार्ट करते हैं। केदारकंठा पीक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आता है। ये ट्रैक अपनी खूबसूरती, बर्फ से ढकी चादर और घने देवदार के जंगलों के लिए फेमस है। लेकिन हाँ, जिस टाइम मैं गया था उस वक्त यहाँ बर्फ नहीं पड़ी थी। मैंने 16 दिसंबर 2025 को केदारकंठा पीक समिट किया था। इसलिए अगर आप केदारकंठा जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो जनवरी में ही जाएं, ताकि आपको वहाँ बर्फ देखने को जरूर मिले। केदारकंठा पीक है 12,500 फीट की हाइट पर और ट्रैक की लेंथ अराउंड 24 किलोमीटर से आना जाना, मतलब वन साइड 12 किलोमीटर्स। इस ट्रैक को अगर आप किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के साथ करते हो जैसे हमने किया था, तो आपको भी 5 डेज और 4 नाइट्स का टाइम लगेगा। ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट लेवल का है और ट्रैक शुरू होता है सांकरी विलेज से। कुछ लोगों का स्टे सांकरी में रहता है और कुछ लोगों का एक गांव पहले कोट गांव में, और हमारा स्टे भी कोट गांव में ही था। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, यानी ट्रिप पे टोटल कितना खर्चा आने वाला है। केदारकंठा का बजट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद से जा रहे हो या ट्रैवलिंग कंपनी के साथ। हम एक ट्रैवलिंग कंपनी के साथ गए थे, तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ। हमारी बस थी देहरादून से देहरादून तक, एक्चुअली बस नहीं टेम्पो ट्रैवलर, और ट्रिप की कॉस्टिंग थी 4,500 रुपीज़। लेकिन हमने रेंट पर इक्विपमेंट्स भी लिए थे जिसकी कॉस्ट आई थी 1,000 रुपीज़, और सारे इक्विपमेंट्स आपको ट्रैवलिंग कंपनी प्रोवाइड करवा देगी जिसके साथ आप जा रहे हो। इक्विपमेंट्स में आपको मिलेंगे ट्रैकिंग शूज़ और स्पाइक्स, जैकेट, स्टिक, हेडलैम्प, ग्लव्स और पॉन्चो। मतलब अब टोटल ट्रिप की कॉस्ट हो जाती है 5,500 रुपीज़। आप चाहे तो दिल्ली से दिल्ली की बस सर्विस पे ले सकते हो, उसमें शायद आपको 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, वो आप ट्रैवलिंग कंपनी से पहले ही क्लियर कर लेना। बाकी कुछ हमारे पर्सनल खर्चे थे, जैसे बस बुकिंग देहरादून तक और खाने पीने का, इसमें भी टोटल 3,000 रुपीज़ तक का खर्चा आया था। मतलब टोटल आप 9 से 10,000 तक का बजट बना के चलो, इसमें आप अच्छे से ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पैकिंग लिस्ट की, मतलब आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आप एक 60 to 70 लीटर्स का बैकपैक रखो जिसमें आपका सारा सामान आ जाए। मैं ये वाला 4 क्लास का बैग लेके गया था, ये आपको डिकैथलॉन से इजीली मिल जाएगा। और जितने भी इक्विपमेंट्स या क्लोथ्स के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, उन सब का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लोथ्स की। मिनिमम 1 पेयर ऑफ थर्मल्स तो जरूर रखें, टॉप एंड बॉटम। थर्मल्स आप रात को सोते वक्त पहनोगे और जिस दिन आप समिट करोगे उस दिन भी, क्योंकि समिट वाले दिन आपका ट्रैक शुरू होता है सुबह 2 से 3 बजे के बीच में। उसके बाद 3 से 4 ड्राई फ्रूट्स जरूर रखना, जितने भी दिन आप ट्रैक करोगे सबसे अंदर यानी बेस लेयर पर वही पहनोगे। ड्राई फिट टी शर्ट्स के ऊपर पहनने के लिए एटलीस्ट 2 वार्म फ्लीस तो पक्का रख लेना। अगर फ्लीस नहीं है तो 2 स्वेटर्स या वार्म टी शर्ट से भी काम चल जाएगा। उसके बाद एक जैकेट भी जरूर रख लेना। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए एटलीस्ट 2 वार्म ट्रैकिंग ट्राउजर्स तो जरूर रखें। मैंने डिकैथलॉन से ये वाले 2 ट्राउजर्स मंगवाए थे और एक ट्राउजर की कॉस्ट 1,000 रुपीज़ है। एक वूलन टोपी भी जरूर रख लेना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, वो है एक बलकलावा। इसका सबसे ज़्यादा यूज समिट करते वक्त फील होता है, जब हाइट पर बहुत तेज और चिल्ड हवाएं चलती हैं। उस टाइम ये आपके लिप्स और नोज को अच्छे से कवर करके रखता है। ये कपड़े कैसे और कब पहनने हैं वो मैं आइटिनरी वाले पार्ट में अच्छे से कवर कर दूंगा। नेक्स्ट है पावर बैंक्स। पावर बैंक्स भी रख लेना जितने हो सके, क्योंकि आपको होम स्टे के बाद कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली ट्रैक पर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं शूज़ और सॉक्स की। अगर आप कंपनी के थ्रू ही शूज़ रेंट पर लेते हो तो ठीक, वरना वाटरप्रूफ और अच्छी क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़ ही परचेज करो। सॉक्स की बात करें तो 2 पेयर वार्म सॉक्स और 2 पेयर नॉर्मल सॉक्स जरूर रखें। मेरे पास वार्म सॉक्स नहीं थे तो मैंने डिकैथलॉन से केचुआ के 2 पेयर्स मंगा लिए थे और जिनकी टोटल कॉस्टिंग आई थी 600 रुपीज़। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। स्नो के लिए आपको एक यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लास रखना है, क्योंकि हाइट पर सनरेज बहुत तेज फील होती हैं। सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और लिप बाम तो जरूर रखें, वहाँ ठंड और धूप से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। एक मेडिकल किट रखना जिसमें बैंडेजेस, इनहेलर, पेन रिलीफ जेल और कुछ मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड फीवर। वेट वाइप्स भी रख लेना ताकि आप बॉडी को टाइम टू टाइम साफ कर सको, क्योंकि वहाँ आप नहा नहीं पाओगे। स्नोफॉल के टाइम काफ़ी ठंड होगी, इसलिए हाथों और पैरों को गर्म रखने के लिए वार्मर पाउच आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। मैंने ये डिकैथलॉन से लिए थे 350 का एक पैक, जिसमें 2 पाउच हैंड के लिए थे और 2 पैरों के लिए। हमारे टाइम बर्फ पड़ना स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए ये यूज़ नहीं हो पाए। खाने की बात करें तो ट्रैक करते समय के लिए आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन बार्स भी ज़रूर रखें, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो। एक थर्मल वाटर बॉटल भी ज़रूर रखें और ट्राई करें कि पानी गर्म करके ही पिएं। वैसे ट्रैक पे हर जगह गर्म पानी मिलना मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ भी मिले उसको स्टोर कर लो।
गर्म पानी के लिए अपने गाइड वाले भैया से बात कर सकते हो। हमारे गाइड भैया ने हमारे लिए हर टाइम गर्म पानी अरेंज कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आइटनरी की। आपकी टोटल ट्रिप होने वाली है 4 डेज और 5 नाइट्स की। ऊपर से बताओ तो ट्रैकिंग की स्टार्टिंग डे आप सांकरी से जूड़ा का तालाब कैंप साइट तक जाओगे। अगले दिन यानी सेकंड डे जूड़ा के तालाब से केदारकंठा बेस कैंप तक, और नेक्स्ट डे यानी ट्रैक के थर्ड डे आप केदारकंठा बेस कैंप से केदारकंठा पीक समिट करोगे, और सेम डे फिर आप जूड़ा का तालाब वापस आ जाओगे, और फाइनल डे आप जूड़ा के तालाब से अपने बेस कैंप सांकरी या कोटगांव जो भी है वहां आओगे, और बैकपैक करके कुछ टाइम में वापस देहरादून के लिए निकल जाओगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में डे 0 से। डे 0 आपकी केदारकंठा ट्रिप से पहले का दिन है, जिस दिन आप देहरादून के लिए निकलोगे। अगर आपने देहरादून से देहरादून वाली बस सर्विस ली है तो हम लोग गुड़गांव से आए थे, इसलिए हम सबसे पहले बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। हमने पहले ही देहरादून की बस बुक कर दी थी। बस का डिपार्चर टाइम रात को 10 बजे का था, और बीच में ब्रेक लेते हुए बस हमें सुबह 4 बजे ISBT देहरादून में ड्रॉप कर देती है, और ये टोटल डिस्टेंस लगभग 280 किलोमीटर्स की होती है। हमारी केदारकंठा ट्रिप स्टार्ट होनी थी प्रिंस चौक से सुबह 7 बजे, और प्रिंस चौक ISBT से लगभग 6 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए 20 मिनट्स के आसपास लगते हैं। अभी हमारे पास 3 घंटे थे, तो हम थोड़ा पार्क में घूम लेते हैं जो कि ISBT के अंदर ही आता है। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं। ISBT देहरादून में आपको पब्लिक टॉयलेट्स मिल जाएंगे और इनकी कोई फीस नहीं लगती, लेकिन ये आपको थोड़ा अनहाइजीनिक लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैक पर आ रहे हो तो आपको हाइजीन को 3-4 दिन तो साइड रखना ही पड़ेगा। तो फाइनली हम 6 बजे तक रेडी हो जाते हैं, और एक ऑटो बुक करके प्रिंस चौक पहुंच जाते हैं 6:30 बजे तक, और ऑटो वाला हमसे 150 रुपीज़ चार्ज करता है। उसके बाद ट्रैवलर में सामान लोड करते हैं और 7:15 तक निकल जाते हैं फॉर कोटगांव, और वादियों का मज़ा लेते हुए करीब 2 घंटे बाद लगभग 9:30 बजे तक आप पहुंच जाओगे मसूरी, जहां ट्रैवलर 1 घंटे के लिए रुकेगी, जहां आपको ब्रेकफास्ट करना होगा। यहाँ आपको खुद से ही पे करना होगा। कंपनी आपके खाने पीने का सिर्फ बेस कैंप से बेस कैंप तक ही अरेंज करेगी, उसके आगे पीछे सारा आपको ही देखना पड़ेगा। खैर, मसूरी में ब्रेकफास्ट करने के बाद करीब 11 बजे तक आप वहाँ से निकल जाओगे, और फिर से पहाड़ों की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए करीब 3-4 घंटे बाद आप बीच में कहीं लंच के लिए रुकोगे। फिर शाम को करीब 6 बजे तक आप अपने बेस कैंप पर पहुँच जाओगे। हम 6 बजे कोटगांव पहुँच गए थे। अगर आपका स्टे सांकरी में है तो आपको 15 से 20 मिनट और लग सकते हैं। कोटगांव से सांकरी की डिस्टेंस लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। उसके बाद रात को हमें रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं एक प्यारे से होम स्टे में, और फिर कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है। फिर स्नैक्स में चाय पकौड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं, और 2 घंटे बाद डिनर सर्व हो जाता है, और वो भी काफ़ी टेस्टी होता है, और उसके बाद 10 बजे तक हम सो जाते हैं। आज हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला था सांकरी से, तो हम सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और थोड़ा कोटगांव में घूमने लगते हैं। वैसे ट्रैक गाइड आपको ब्रेकफास्ट से 1-1.5 घंटे पहले वेकअप कॉल दे देंगे। उसके बाद हमें ब्लैक टी दी जाती है, देन ब्रेकफास्ट। उसके बाद हमारे ट्रैक गाइड हमें ट्रैक और सेफ्टी से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। उसके बाद हमें हमारे गियर्स दिए जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग शूज़, जैकेट, स्टिक वगैरह। कपड़े और शूज़ के साइज़ की चिंता मत करना, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पेयर्स पड़े होते हैं। और जिस होम स्टे में आपने स्टे किया था वहीं से ही अपनी पानी की बोतल भर लेना, और हो सके तो गर्म पानी भरना। करीब 10 बजे बैग वगैरह पैक करके हम निकल जाते हैं। हमें एक गाड़ी से सांकरी विलेज तक ले जाया जाता है, जिसमें काफ़ी मज़ा आता है। आपको अपने ट्रैक गाइड को आधार कार्ड की फ़ोटो भी सबमिट करवानी पड़ेगी, ताकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले सके। और फाइनली सुबह 11 बजे करीब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। सांकरी से जूड़ा का तालाब ट्रेल की डिस्टेंस अराउंड 4 किलोमीटर्स होती है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपको ठंड लग रही होगी, लेकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े भी मत पहन लेना, क्योंकि ट्रैक करते वक्त फिर गर्मी लगने लगती है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी और पसीना होता है तो आप एक ड्राई फिट टी शर्ट और उसके ऊपर से एक जैकेट में भी ट्रैक कर सकते हो, और मैक्सिमम 3 लेयर्स ही पहनना। ड्राई फिट के ऊपर एक फ्लीस पहन सकते हो और उसके ऊपर एक जैकेट, लेकिन इससे ज़्यादा मत पहनना। जब हमने ट्रैक किया था तो उस वक्त स्नोफॉल नहीं थी, इसलिए मैंने 2 लेयर में ही ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। सांकरी से हमने 11 बजे करीब ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। ट्रैक का रास्ता एक डेंस फॉरेस्ट से होकर गुजरता है, जहां आपको चीड़, देवदार और कई तरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। रास्ते में जगह जगह पर ढाबे और दुकानें भी होती है, तो आपको खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अपने साथ कुछ एनर्जी बार्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जा सकते हो, ताकि एनर्जी बनी रहे। वैसे ट्रैक बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो तो आपको ये ट्रैक हार्ड लग सकता है, क्योंकि कई जगह पर ट्रैक काफ़ी स्टीप होता है। 4 घंटे के आसपास ट्रैक करने के बाद आप जूड़ा का तालाब बेस कैंप पहुँच जाते हो। उसके बाद आपको आपके कैंप्स अलॉट कर दिए जाएंगे, और ध्यान रखना जैसे ही आप ऊपर पहुँचो तो ड्राई फिट टी शर्ट को जल्दी से निकाल लेना और एक फ्लीस डाल लेना, ताकि आपको ठंड ना लगे। फिर आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो या शूट भी कर सकते हो, और फिर थोड़ी देर बाद जूड़ा के तालाब में आपको लंच भी सर्व हो जाएगा।
करीब 4 से 5 बजे आपको स्नैक्स मिल जाएंगे और रात को करीब 7 से 8 बजे तक आपका डिनर भी लग जाएगा। कंपनीज रहने के लिए, खाना बनाने के लिए और वॉशरूम के लिए अलग से टेंट्स बनाकर रखती हैं और यहाँ तक कि खाना भी आपको अलग टेंट में ही सर्व होगा। तो रहने और खाने पीने की टेंशन मत लेना। डिनर करने के बाद आपको जोड़ा का तालाब में ही बॉनफायर वगैरह भी मिल सकता है। वहाँ ढाबे वाले अंकल ही आपके लिए बॉनफायर अरेंज कर देंगे। आप खुद से ये सब नहीं कर सकते। बॉनफायर के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। अगर आपको बॉनफायर एंजॉय नहीं करना तो आप टेंट में ही रेस्ट कर सकते हो ताकि नेक्स्ट डे के लिए आपकी अच्छे से रिकवरी हो जाए। करीब सुबह 7 बजे आपके ट्रैक गाइड आपको वेकअप कॉल दे देंगे और फिर लगभग 8 से 8:30 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट भी लग जाएगा। अगर आपको जोड़ा का तालाब पहुंचने तक कुछ प्रॉब्लम फेस होती है या आपको लगता है कि आप ट्रैक आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो आप बीच में ही ट्रैक को छोड़ भी सकते हो। ट्रैक गाइड भी आपको यही सजेस्ट करेंगे क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी आप हो। और हमारे ग्रुप में भी टोटल 10 लोग ट्रैक कर रहे थे, जिनमें से 3 लोग वापस बेस कैंप कोटगांव चले जाते हैं। बस ध्यान रखना, जब तक समिट से पूरी टीम वापस नहीं आती आपको कोटगांव या सांकरी जहां भी आप रुके हो वहां होम स्टे में रुकने के लिए पर डे के चार्ज देने पड़ेंगे। हमारे केस में 300 रुपये पर डे का चार्ज था। और फिर 10 बजे तक आपका ट्रैक भी स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम जोड़ा का तालाब टू केदारकंठा बेस कैंप। और इस ट्रेल की डिस्टेंस भी अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स होती है। और जो लोग ट्रैक में आगे जाएंगे वो लगभग 2 से 3 बजे तक केदारकंठा बेस कैंप पहुंच जाएंगे। हम भी 2 बजे तक बेस कैंप पहुंच गए थे। याद रखना, जोड़ा के तालाब से केदारकंठा बेस कैंप थोड़ा ज़्यादा स्टीप है कल के मुकाबले, लेकिन लास्ट के 1 किलोमीटर में आपको लगभग सीधा सीधा ही रास्ता मिलेगा। बेस कैंप पहुंचते ही आपको फिर से कैंप अलॉट हो जाएंगे और आपको कल की तरह ही सबसे पहले अपनी ड्राई फिट टी शर्ट को निकाल के एक गर्म फ्लीस डाल लेनी है ताकि आप ठंड से बच सको। बेस कैंप पहुंचने और डिनर के बीच में आपके पास बहुत टाइम होता है। इतने में आप कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो या रेस्ट भी कर सकते हो क्योंकि नेक्स्ट डे आपको सुबह 2 से 3 बजे के बीच में ट्रैक स्टार्ट करना होता है। लास्ट डे की तरह ही पहले आपको लंच सर्व होगा, फिर स्नैक्स सर्व होंगे और 7-8 बजे तक डिनर भी। और उसके बाद आपके पास सोने के लिए 4 से 5 घंटे होंगे। आज के दिन सुबह आपको 1:30 से 2 बजे के बीच में वेकअप कॉल मिल जाएगी और चाय वगैरह पीकर आप 3 बजे से पहले पहले ट्रैक शुरू कर दोगे। ट्रैक के स्टार्ट होने का यही टाइम रहता है, करीब 2 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि फिर पीक पर आपको सनराइज भी देखने को मिलता है। आज के दिन क्योंकि आप सुबह सुबह बहुत ठंड में ट्रैक करने वाले हो, इसलिए टॉप पर आपको एटलीस्ट 4 लेयर्स पहननी है और बॉटम पर एटलीस्ट 2 लेयर्स। और सिर्फ मेन आइटम्स ही ऊपर लेके जाने होते हैं, जैसे वाटर बॉटल्स और कैमरा वगैरह। बाकी सारा सामान आपको नीचे कैंप्स में ही रखना होता है। केदारकंठा पीक पर करीब 7 बजे सनराइज होगा, तो आपको उससे पहले वहां पहुंचना होगा और आप वो कर लोगे। ये डिस्टेंस भी अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स के बीच में होगी। और फाइनली हम सबमिट कर लेते हैं केदारकंठा पीक अराउंड 6:30 पे। और ये था नज़ारा टॉप का। अराउंड 7:15 के आसपास सनराइज हुआ था और सारे लोग टाइम लैप्स बना रहे थे। फिर मैंने भी कुछ ड्रोन शॉट्स लिए और करीब 9 बजे हम वापस बेस कैंप के लिए ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। 12 बजे तक हम नीचे पहुंच भी जाते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग बेस कैंप से ही सामान पैक करके जोड़ा का तालाब निकल जाते हैं और आज का दिन वहीं स्पेंड करते हैं, लेकिन हमने ट्रैक गाइड से इंसिस्ट किया कि हमको कोटगांव वापस जाना है और वो मान जाते हैं। और फिर हम कोटगांव के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप शेड्यूल से पहले वापस होम स्टे में आओगे तो आपको दिन के हिसाब से रेंट पे करना पड़ेगा और हमने 300 रुपये लास्ट डे के पे किए थे। करीब 5 बजे तक हम वापस कोटगांव पहुंच जाते हैं अपने होम स्टे पर। आज के दिन हम सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद गाइड भैया हमें सर्टिफिकेट देते हैं केदारकंठा सबमिट करने के लिए। और शार्प 8 बजे हम सेम टेम्पो ट्रैवलर से देहरादून के लिए निकल जाते हैं, जिससे हम यहाँ आए थे। और शाम को देहरादून पहुँचने के बाद फिर बस पकड़ के गुड़गांव के लिए वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं इस ट्रैक से रिलेटेड। सबसे पहले प्रोज और कॉन्स जान लेते हैं इस ट्रैक के। प्रोज की बात करें तो ट्रैक काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपको मज़ा आएगा। ट्रेल बहुत प्यारा है। अगर आप ट्रैवलिंग कंपनी के साथ जाओगे तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। खाना टॉप नॉच मिलता है, मतलब हमें तो मिला था, तो उम्मीद है कि सबका ही अच्छा होगा। कॉन्स की बात करें तो केदारकंठा फेमस है स्नो के लिए, लेकिन जब हम गए थे तब स्नो नहीं थी। और ये पता ज़रूर कर लेना कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है या नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको जनवरी में ही प्लान बनाना चाहिए। कंपनीज और उनके पेजेस को देख के आपको शायद ये फील होगा कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार आप अपने से भी पता कर लेना। और बर्फ़ न होने का एक नुकसान ये भी था कि पूरी ट्रेल में धूल उड़ रही थी, जो कि कुछ लोगों के लिए इरिटेटिंग हो सकता है। और थोड़ा बहुत आपको हाइजीन का इशू भी हो सकता है फ्रेश होते वक्त, लेकिन ट्रैक्स पे ये चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। इस पूरे ट्रैक में कहीं भी नेटवर्क्स नहीं आने वाले सांकरी के बाद, तो अपने घर पर पहले ही इन्फॉर्म कर लेना।
पावर बैंक्स जितने हो सके उतने लेके जाना, क्योंकि आपको होम स्टे के बाद कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली पूरे ट्रैक पर। कभी भी जब आप ट्रैक पर जाते हो तो कैश लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको कुछ खरीदना है तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी, आपको कैश में ही सारा काम चलाना पड़ेगा। और हाँ, कहीं भी कूड़ा या प्लास्टिक मत फेंके, क्योंकि आपकी वजह से नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको कूड़ा वगैरह फेंकना है तो वहाँ पर उन्होंने डस्टबिन्स बनाए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एडवेंचरस।